ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, उस पर फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, यानी कि उस पर फोर्स लगेगा। यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी देख सकते हो, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। कौन? करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, उसको फोर्स फील होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो। अब यहाँ पे आप इसको इस डायग्राम से भी देख सकते हो। ए बी जो है वो यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें वायर्स जा रही हैं, सर्किट बना रही हैं, और ये ए बी से कनेक्टेड है। ए बी यानी कि एक कंडक्टर है, उसके साथ कनेक्टेड है। अब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि अगर हम एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट। तो यहाँ पे जो ए भी कंडक्टर है उसके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, यानी कि उसके पास उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, राइट। प्लस यहाँ पर हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट भी ली है। ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मिल रही है। तो आगे बढ़ लेते हैं। वाई डज द फोर्स एक्ट, ये फोर्स एक्ट क्यों ही कर रहा है। ठीक है, अब करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या पढ़ा, एक करंट जो है वो कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है ना। अभी जस्ट हमने समझा इस डायग्राम से भी कि ए बी जो है वो एक कंडक्टर है और क्योंकि उसमें करंट सप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें क्या आ गया, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन दिस फील्ड इंटरैक्ट्स विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यही फील्ड जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन में लाते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, है ना। एक्सटर्नल फील्ड का यहाँ पे कौन काम करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ये मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। तो जब हॉर्स शू मैग्नेट हमने ए बी कंडक्टर को प्रोवाइड की तो क्या हुआ, तो जो ए बी कंडक्टर है उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, है ना। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है ब्लू कलर का। ये एरो हमें क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है कि इस ए बी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है, अब ये क्योंकि ए बी में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है ना। ये जो ए बी कंडक्टर है इसमें खुद की मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है ये भी इसको मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब दो मैग्नेट्स इंटरैक्ट करती हैं तो वो या तो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, ये उनका फोर्स ही तो है ना। तो अगर सेम पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अगर वो ऑपोजिट पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दोनों में मैग्नेटिज्म है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ए बी को मिल रहे हैं, है ना। एक उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है और एक हॉर्स शू से उसको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म से फोर्स जनरेट हो रहा है, और ये जो ए बी कंडक्टर है ये इस मैग्नेट की साइड पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बी कंडक्टर है वो हॉर्स शू मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ए बी कंडक्टर की, वो हॉर्स शू मैग्नेट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। थंब जो है वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। फर्स्ट फिंगर हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। मिडिल फिंगर हमें क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपको इमेज में दिखाया है ऐसे आपको अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। ठीक है, तीनों फिंगर्स को, मतलब एक थंब हो गया आपका, थंब जो है वो हमें क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है, मोशन बता रहा है। इंडेक्स फिंगर जो है वो आपको क्या बता रही है, फर्स्ट फिंगर जो है वो आपको क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। जो मिडल फिंगर है वो आपको क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है।
तो इस तरीके से ये जो हमने फिंगर्स को, थंब को स्ट्रेच किया, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, जैसा आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर इनको रखना है ताकि हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर सके अगर हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स। अब इस फोर्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अफेक्ट करेगी फोर्स को। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो भी फोर्स ज़्यादा होगा, अगर करंट ज़्यादा होगा तो भी आपका फोर्स ज़्यादा होगा, अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी, कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो भी फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो भी मैटर करता है, उस पे भी डिपेंड करता है फोर्स। कैसे? वो अभी हम देख लेते हैं। करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर रहेंगे यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे तो क्या होगा? वहां पे मैक्सिमम फोर्स होगा। इस तरीके से अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं तो वहां पर मैक्सिमम फोर्स होगा। लेकिन करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो वहां पे कोई फोर्स नहीं होगा, वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? जीरो। जब दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया तो इनका फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक कंडक्टर में कितना मैग्नीट्यूड है फोर्स का। ठीक है, वैसे तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको नहीं पढ़ना, लेकिन इस फॉर्मूला में एक चीज़ है जो अभी हमने क्या पढ़ा? थीटा के बारे में। तो वहाँ थीटा से क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी चीज़ों से तो नहीं आते लेकिन थीटा से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो, फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आगे लिखा है साइन थीटा, है ना। तो ये जो साइन थीटा है ना, ये जो थीटा है, ये हमारे बहुत काम का है। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे रिलेटेड आएंगे, बाकी इनमें से किसी से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अब ये जो F है ये फोर्स बताता है। ठीक है, F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, I करंट बताता है, और L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर बताता है। और नेक्स्ट इज थीटा, जिससे रिलेटेड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये थीटा जो है वो क्या है? ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है? एंगल है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? थीटा कह रहे हैं। अब ये जो थीटा है अगर ये 90 डिग्री हो यानी कि परपेंडिकुलर हो तो वहां पे मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही थीटा 0 हो जाए और 180 डिग्री हो जाए तो वहां पे पैरेलल की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि फोर्स हो जाएगा 0। तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा? फोर्स आपका मैक्सिमम होगा जब आपका थीटा रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स जो है वो आपका 0 हो जाएगा कब? अगर आपका थीटा हो जाता है 0 या फिर 180। ठीक है, क्यों? क्योंकि 180 में भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और फिर वहां पे भी आपकी फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्यों इनको परपेंडिकुलर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स को। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर रहते हैं तो वहां पर क्या रहता है? मैक्सिमम फोर्स रहता है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स रहेगा। अब इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम याद कैसे रख सकते हैं? तो इसकी एक ट्रिक होती है। थंब जो है वो फोर्स रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या कह सकते हैं? फादर, मदर, चाइल्ड, इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, F फॉर फादर यानी कि फोर्स, M फॉर मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और C फॉर करंट यानी कि चाइल्ड। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि करंट कैरिंग कंडक्टर परमानेंट मैग्नेट होते हैं या फिर टेम्पररी।